माई सेल्फ डॉक्टर आफ्ताब आमिर। आई एम अ फॉरेन ग्रेजुएट। रिसेंटली मैंने एनआरई पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। एनआरई पार्ट 1 एग्जाम के बारे में मैं पहले ही काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और उसमें मैंने प्रॉपर गाइडेंस दी थी बच्चों को। अभी ये पार्ट 2 एग्जाम के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आप किस तरह इस एग्जाम को एस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पहले मैं ना बता दूं आपको कि एनआरई पार्ट 2 जो एग्ज़ाम है ना, इसका पैटर्न क्या है। ये एक ओस्की एग्ज़ाम है। इसमें जैसे स्टेशंस होते हैं, हर स्टेशन पे एक एग्जामिनर बैठा होता है। 20 स्टेशन होते हैं टोटल, और हर स्टेशन पे एक एग्जामिनर बैठा होगा जो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। आपको एक केस देगा, कहेगा बेटा आप केस रीड करें, फिर कहेगा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे जवाब देने हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, किसी क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, किसी का 2 नंबर होगा, और हर स्टेशन के टोटल 10 नंबर हैं। इस तरह क्वेश्चंस को उन्होंने 10 नंबरों में डिवाइड किया होगा। तो और पासिंग मार्क्स इसमें होते हैं एक स्टेशन के 6 आउट ऑफ 10 जो है ना, वो पासिंग मार्क्स हैं। इसके बारे में अब आगे बताता हूँ कि एक एक स्टेशन कैसा आया था मुझे और क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो मैं सारा आपको बताता हूँ। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी गाइडेंस मिल जाए। मैं ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है, और अगर खुद से करनी है तो कैसे करनी है। बहुत ईजी है, इस एग्जाम के बारे में आपने चिल रहना है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ आपका पार्ट 1 का नॉलेज होना चाहिए और आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छी होनी चाहिए, तो ये एग्जाम कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हो, इस्लामाबाद सीएमएच में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। पूरे पाकिस्तान में इसका एक ही सेंटर होता है, इस्लामाबाद रावलपिंडी सीएमएच। लेकिन जो एनआरई पार्ट 1 एग्जाम होता है, उसके 4 स्टेशन सेंटर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में। एक रावलपिंडी में, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में और एक कराची में। लेकिन पार्ट 2 का सिर्फ एक ही सेंटर होगा, रावलपिंडी सीएमएच इस्लामाबाद। अच्छा, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हो, आपकी वो अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, आपको एक शीट देते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि आप फलाने इनक्लोजर में जाके बैठ जाओ। उन्होंने इनक्लोजर बनाए होते हैं, और एनक्लोजर का मतलब होता है कि इस वाला जो सेक्शन होगा, इसमें इतने बच्चे जाएंगे, वहाँ पे 20 स्टेशन होंगे और इतने टीचर्स इनको अकोमोडेट करेंगे। फिर इस तरह एक और उन्होंने वे बनाई होगी सारी, जैसे कॉरिडोर होता है, वहाँ पे बैठे होते हैं सारे ऐसे ही। तो आप समझ लें हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स, इन्होंने डिपार्टमेंट्स को एनक्लोजर का नाम दिया होगा। हर डिपार्टमेंट में इतने बच्चे भेजेंगे ये, तो वहाँ पे सारे टीचर्स बैठे होंगे, वो इनसे एग्जाम लेंगे। अब ऐसे नहीं होगा कि एक ही डिपार्टमेंट होगा और सारे 180 बच्चे एक ही टाइम पे एक ही जगह घुस जाएंगे, नहीं। उन्होंने 20-25 बच्चे ऐसे डिवाइड किए होंगे कि एक डिपार्टमेंट में इतने जाएंगे, एक डिपार्टमेंट में इतने जाएंगे। होगा सबका सेम ही एग्जाम, लेकिन उन्होंने बच्चे ऐसे डिवाइड किए होंगे। आपको बता देंगे कि आपका एनक्लोजर ये है, वो रोल नंबर के हिसाब से बताते हैं। आप वहाँ पे जाके उन स्टूडेंट्स के साथ जाके बैठ जाएं। फिर वहाँ पे बच्चों को घंटा डेढ़ वेट करवाते हैं। उतनी देर वो जो एग्जामिनर होते हैं वो आके बताते रहते हैं कि लास्ट टाइम पेपर्स में ये आता था, अभी आप लोग ये रिवाइज कर लो, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो। और कुछ होते हैं ये भी बता देते हैं कि आज वाले एग्जाम में क्या आया है, या वो कॉल करके पूछ के बता देते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा अगर आपके साथ हो जाए तो वो। लेकिन पता चल जाता है बच्चों को, वहां पे बैठ के पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको अनाउंसमेंट करते हैं कि इस इनक्लोजर के बच्चे हमारे साथ आ जाएं। तो आपके साथ 15-20-25 जितने स्टूडेंट्स होंगे वो उठ के चल पड़ेंगे, वो आपको ले जाएंगे आपके इनक्लोजर की तरफ। जब आप अपनी एनक्लोजर में जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे टेबल्स लगे हुए हैं, साथ में चेयर पड़ी हुई है, एक एग्जामिनर बैठा होगा। आपने स्टेप बाय स्टेप उन हर स्टेशन पे जाते जाना है। कुछ स्टेशन होंगे जो रूम के अंदर होगा, पूरा एक रूम होगा और एक स्टेशन होगा वो। और कुछ जो माइनर स्टेशन होंगे उनको उन्होंने वो टेबल्स लगा के बिठाया होगा एग्जामिनर्स को। होगा ये। पहले मैं आपको मैंडेटरी स्टेशन के बारे में बता देता हूँ। 3 स्टेशन इस एग्जाम में मैंडेटरी हैं, जिनमें पास होना लाजमी है। अगर आप उनमें से किसी एक स्टेशन में भी रह गए या फेल हो गए, या 6 नंबर आप ना ले सके, 6 में से 5 आ गए या 4 आ गए, तो आप पूरे एग्जाम में फेल हो। इन 3 को पास करना जरूरी है। बाकियों में किसी में फेल भी हो जाओ या नंबर थोड़े कम भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। 3 मैंडेटरी कौन से हैं? उनमें है सर्जरी है, मेडिसिन है, और पीड्स आ रहा है पिछले कई सालों से मैंडेटरी में। वैसे पीड्स की जगह गायनी और ऑब्स भी आ सकता है। ये जो आपकी रोल नंबर स्लिप आती है ना, उसके नीचे ही लिखा आ जाता है कि ये पीड्स इसमें आएगा मैंडेटरी में, या गायनी ऑब्स आएगा। बाकी मेडिसिन और सर्जरी तो आता ही आता है। अब मैं अकेले अकेले स्टेशन के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चंस आते रहे हैं पिछले एग्जाम्स में, और आपने किस तरह प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही वो आपको एक एक एग्जामिनर के सामने बिठा देते हैं, तो वो कहते हैं बेटा आप वेट करें। एग्जामिनर का क्वेश्चन वो दे देते हैं, अटेंडेंस भी लग जाती है, फिर वो कहते हैं बेटा आप वेट करें। वेट आपको ये करवा रहे होते हैं कि सारे बच्चे एक ना एक एग्जामिनर के आगे बैठ जाएं। फिर होता ये है कि एक सेंट्रल बेल होती है, वो बजाते हैं वो बेल। इसका टाइम होता है हर स्टेशन का, 6 मिनट आपको वो टाइम देते हैं। आपने 6 मिनट में एग्जामिनर से क्वेश्चन सुन के या खुद पढ़ के उसको सवालों का जवाब दे के नंबर लगवा लेने होते हैं। 6 मिनट का इसके अंदर सारा कुछ करना है आपने। अगर एग्जामिनेशन भी करनी है वो भी 6 मिनट में। तो सारे बच्चों को बिठा के फिर वो बेल बजाते हैं, फिर टाइम स्टार्ट हो जाता है। एग्जामिनर आपको केस देता है, आपने वो कहता है बेटा केस रीड करें। आपने केस रीड करते हुए 1 मिनट लगता है, आपको 1.5 मिनट लगता है, या 50 सेकंड लगते हैं। आप केस रीड करने के बाद फौरन फिर आप कहते हो सर आई एम रेडी। तो वो आपसे क्वेश्चन करता है।
तो हर क्वेश्चन के किसी के 2 नंबर, डायग्नोसिस बनाने के 2-3 नंबर होते हैं, सिंपल क्वेश्चन या किसी के इटियोलॉजी बताने का 1 नंबर होगा, ट्रीटमेंट बताने के 2-3 नंबर होंगे, इस तरह 10 नंबर पूरे होंगे। और अगर वो आपको 6 या 6 से ज़्यादा दे देता है तो आप पास हैं उस वाले स्टेशन में। इस तरह स्टेशन का सिनेरियो होता है। 6 मिनट के बाद फ़ौरन वो बेल बजा देते हैं और आपने सारा कुछ छोड़ के उस स्टेशन से उठ के अगले स्टेशन पे जाना होता है। वो आपको बता देते हैं कि बेटा आपने क्लॉकवाइज चलते जाना है, इस स्टेशन से उठ के दूसरे में जाना है। और बीच में रेस्ट स्टेशन भी होता है, यानी कुछ बच्चे आंसर कर रहे होते हैं एग्जामिनर्स को और एक एग्जामिनर के सामने एक ही स्टूडेंट होता है एट अ टाइम। तो कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने रेस्ट के लिए उन्होंने बिठाया होता है, वहाँ पे लिखा होता है रेस्ट स्टेशन, आपने वहाँ जाके बैठ जाना होता है। रेस्ट स्टेशन का फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं मैंडेटरी स्टेशन के बारे में आपको बता दूँ, मैंडेटरी स्टेशन में क्या क्या आता है। अच्छा, मैंडेटरी स्टेशन में मुझे सर्जरी में आया था, उसने मुझे केस दिया। मैं जैसे ही रूम में एंटर हुआ, वो एक ना काफ़ी ओल्ड एज अंकल बैठे हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी उनकी और सर पे वाइट टोपी ली हुई, और पीछे ना वो चेयर पे बैठे हैं और पेशेंट उन्होंने लटाया हुआ है स्ट्रेचर पे ना साइड पे। तो मुझे कहते बेटा केस पढ़े। मैंने केस पढ़ा, उन्होंने मुझे लिखा हुआ था कि पेशेंट है 32 ईयर ओल्ड है और उसको हिमाचूरिया है, आप उसकी एब्डोमेन एग्जामिनेशन करें और उसको पेन भी होती है एक जगह पे, लेफ्ट लंबर वाली साइड पे कहीं पे। तो आप उसको प्रॉपर कंप्लीट एब्डोमेन एग्जामिनेशन करें और उसकी किडनीज को भी पल्पेट करना है अपने लाजमी। ये उन्होंने मुझे कमांड दी। मैंने कहा सर ओके मैं स्टार्ट करूँ? उनका आप जी जी आप स्टार्ट करें। उसके बाद मैंने इंट्रो लिया, कंसेंट लिया, फिर मैंने एग्जामिनेशन स्टार्ट की। फिर मैंने पहले एक्सपोजर करवाया कि आप अपनी कमीज़ वगैरह उतार दें। तो कुछ एग्जामिनर के पेशेंट्स ऐसे भी थे, वो बच्चों को अगर थोड़ी सी गलती करते थे बच्चा, तो वो कहते थे नहीं नहीं मैंने नहीं कमीज उतारनी। वो जानबूझ के हाथ साइड पे कर रहे थे हमारे कि नहीं मैंने नहीं उतारनी। अगर आप थोड़ी सी गलती करते हो तो उन्होंने जो पेशेंट है उसको समझा के बिठाया होता है कि नहीं आपने साथ ही कोई चीख मार देनी है या कहना है नहीं नहीं मुझे पेन हो रही है, ये वो इस तरह की ना एक्टिंग वो करते हैं। और आपने भी पूरी एक्टिंग करनी है, आगे से इंट्रो करवाना है सारा कि नहीं आपको दर्द नहीं होगी, अगर आपको दर्द हो तो मैं रुक जाऊंगा, ये वो इस तरह का करके। तो खैर स्टार्ट हो गया ना, मैंने एग्जामिनेशन की, उसकी ये सारा मेरा स्टेशन था और उसने मुझे गुड एक्सीलेंट करके भेजा। उनका ठीक है। मैं तकरीबन अभी जब घंटी बजने से पहले मैं प्रकाशन कंप्लीट की थी, उसका स्टेशन पे आने लगा था तो घंटी बज गई थी, मैं पीछे हो गया साथ ही। मैंने अपनी स्टैट अपनी गले से निकालने लगा था, मैं वापस डाली साइड पे हो गया हूँ। मैं कहा सर टाइम हो गया। कहते ओके बेटा गुड आप जाएँ। तो बस ये मेरा सर्जरी का मैंडेटरी स्टेशन इस तरह हो गया। इसके बाद था मेडिसिन का। मेडिसिन में ऑलमोस्ट 99% जो केसेस में आता है बीएलएस। बीएलएस मतलब आपको रोड साइड व्यू देते हैं तो सीपीआर देना होता है, डिमी पड़ी होती है उसको आपने सीपीआर देना है। सीपीआर देने की जो प्रॉपर वीडियोस हैं यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, जिससे भी आप पढ़ेंगे वो आपको बता देंगे। मैंने तो जाते ही 30 कंप्रेशन दिए थे और सारा प्रॉपर एक मैंने फॉलो किया सिनेरियो। तो उन्होंने कहा ओके बेटा ठीक है। बाकी 5 मिनट उस एग्जामिनर ने बैठ के मेरे साथ गप्पे लगाई हैं। कहता बाकी स्टेशन का बताओ कैसे गए हैं, कहाँ से हो आप, कहाँ से पढ़ के आए हो, कैसा रहा सारा। उस बंदे ने मेरे साथ ये बातें की हैं बैठ के। तो इस तरह के भी एग्जामिनर होते हैं। फिर था पीड्स वाला। पीड्स वाले हमेशा एनआरई पार्ट 2 में तंग करते हैं, ये बात आपने जेहन में बिठानी है। मैं आपको बताऊं, आप सर्जरी का भी कुछ ना पढ़ के जाओ, मेडिसिन का भी कुछ ना पढ़ के जाओ, अगर आप पीड्स का पढ़ के नहीं गए आप फेल हो। पीड्स का आपने लाजमी पढ़ के जाना और रट्टा लगा के जाना है। मुझे आया था जो हमारा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ऊपर 1.5 घंटा बिठाते हैं ना, वहां पे हमें एग्जामिनर बता रहा था कि बच्चे आपको आनी है फिट्स की हिस्ट्री या डायरिया की हिस्ट्री, क्योंकि हम हमसे एक दिन पहले भी एग्जाम था, उनको आई थी फिट्स की हिस्ट्री और आपको आएगी डायरिया की हिस्ट्री टेकिंग। और हिस्ट्री लेनी भी आपने एग्जामिनर से होती है। एग्जामिनर खुद कहती है कि मैं ही मदर हूँ बच्चे की, मेरे से हिस्ट्री लो। तो लेकिन जब मैं एंटर हुआ रूम में और मैंडेटरी था, मैंने पढ़ लिया था, बाय लगा होता है मैंडेटरी स्टेशन, लेकिन वहां पे ईपीआई स्केड्यूल की मैंडेटरी में आया हुआ था, वैक्सीन का स्केड्यूल। अब वैक्सीन के स्केड्यूल में 50% बातें मुझे आती थी जो मैंने उसको बताई, 50% नहीं आती थी। उसने मुझसे पूछा कि वैक्सीन कौन से मंथ में कौन सी लगती है, वो चार्ट होता है आपने सारा पढ़ लेना। फिर उसने पूछा कि कौन सी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है, इंट्राडर्मल लगती है, और कौन सी वैक्सीन कैसे लगानी है, कितनी डोज लगानी है, और पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आती है, ये सारा कुछ। इसमें से मैं सिर्फ 50% उसको जवाब दे सका था, बाकी मुझे नहीं आते थे। लेकिन ये है कि मैंने उसको थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर दिया था, उस हवाले से उसने मुझे पास कर दिया। बाकी मेरा मेडिसिन और सर्जरी का मैंडेटरी तो बहुत अच्छा गया था, दोनों ने मुझे गुड कहा था और बैठ के उनके साथ गप्पे लगाई थी बाद में। फिर बाकी अब एक एक स्टेशन जो है ना उनके बारे में आपको बताता जाता हूँ, वो कैसे क्लियर करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो मैंडेटरी है उस पर अपने मेन फोकस रखना है, उसमें आपकी गलती ना हो। मेरा एक दोस्त रह गया, उसको पैंक्रियाटाइटिस की उन्होंने केस दिया था मैंडेटरी में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। वो साथ साथ कहा था कि आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें, पैंक्रियाटाइटिस है उसको उसको भी एग्जामिन करें, इस तरह का केस था। तो ये जब एग्जामिन करके बाहर आया तो उसको 4 नंबर दिए थे सिर्फ उसने। तो ज़ाहिर है कुछ इसने गलती की होगी, लेकिन मोस्टली ऐसे भी होता है कि कुछ दफ़ा वो बच्चों को पास भी नहीं कर रहे होते खुद जानबूझ के। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने गलती नहीं करनी है। मैंडेटरी में गलती नहीं करनी, बाकियों की खैर है, बाकी हो जाते हैं, बाकी मैं अब आपको बताता हूँ सारा।
अच्छा, टोटल मेडिसिन के 7 होते हैं स्टेशन, सर्जरी के भी 7 होते हैं, उसमें फिर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, सारे केस ही होते हैं। हमारी दफ़ा ये हुआ था एक चेंजिंग के, उन्होंने कहा था लिखने वाला कोई स्टेशन नहीं होगा। पहले कुछ स्टेशन होते थे, वहाँ पे उन्होंने केस रखा होता था, आपने आंसर लिख के वो 6 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे छोड़ के फिर आगे चले जाना होता था। तो इस तरह इस दफ़ा ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा था कि आपने सारे स्टेशन पे एग्जामिनर बैठा होगा, आपने उन्होंने काउंटर क्वेश्चनिंग करनी है, तो आप इस तरह ये स्टेशन आपने पास क्लियर करना है। तो मेरा इसके अलावा जो 4th स्टेशन था वो ये था कि उन्होंने रूमेटोड आर्थराइटिस का मुझे केस दिया था। रूमेटोड आर्थराइटिस में वो जॉइंट्स जो होते हैं वो डी रेंज टाइप हो जाते हैं, इस तरह के जॉइंट्स का ना एक वो आ जाती है, पिक्चर दी हुई थी, इस तरह वो बनी हुई थी, आपको मैं पिक दिखाऊंगा, वो आपको समझ आ जाएगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या है। पहले मुझे टाइम दिया, आप समझो सारा, मैं वो पढ़ के गया वो था बुक से, तो मैंने देखते समझ गया था कि ये, मैंने ना दूर से देख लिया था कि ये रूमेटोड आर्थराइटिस की ये पिक क्या है, तो मैंने सारा अपने जेहन में बिठा लिया, मैंने क्या क्या जवाब देने, क्योंकि मुझे पता था इसने क्या पूछना है। मैंने बताया मैम ये रूमेटोड आर्थराइटिस है, कहती गुड। उसके अलावा इसकी अब इटियोलॉजी, इसकी सारी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट जो भी आप करोगे सारा मुझे बताओ। उसने मेरे से सारा पूछा, लेकिन ये जो फिंगर उसने बना के दी हुई थी ना, एक्सरे दिया हुआ था फिंगर का, इसकी एक डिफॉर्मिटी का नेम था, वो मुझे नहीं था आता, वो मेरी बुक पे भी नहीं था लिखा, जहां से मैं पढ़ के गया था वहां पे वो नेम लिखा ही नहीं था हुआ। तो उस नेम का मुझे वो बार बार कह रही थी सोचो सोचो, मुझे वो हिंट देते हैं प्रॉपर। मैंडेटरी के अलावा बाकी जितने भी स्टेशन वाले हैं ना, वो सब हिंट भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं आपको पास करने के लिए, वो सारी मेहनत करते हैं कि आप पास हो जाओ बाकियों में भी। तो उसने मुझे सारा, खैर मैं उसमें थोड़ा पजल हुआ, उसने मुझे 9 से 10 नंबर दे दिए थे, कहती इसके 2 नंबर थे। मुझे बता रही थी कि नेक की तरफ है इसका कोई नेम इस तरह, तो उसका नाम था स्वान नेक डिफॉर्मिटी, वो फिंगर जैसे डीरेंड हो जाती हैं स्वान नेक की तरह, तो वो था, बाकी सारा मैंने उसको बता दिया। ये था मेरा मेडिसिन का एक स्टेशन था। उसके बाद एक था, उसमें हिस्ट्री लेनी थी मैंने, पेशेंट थी एक स्टेशन पे, नेक स्वेलिंग थी, उसको लेंक पे लंप था इस तरह, पेशेंट के लंप नहीं था कोई भी। उन्होंने मुझे सिर्फ कमांड दी थी कि आपके पास पेशेंट आया है, उसको लंप है, तो आपने हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर। तो हिस्ट्री लेनी शुरू करें जी, आप पहले इंट्रो करें कंसेंट, फिर उसके बाद आपने पेशेंट से, वो आप जिससे भी पढ़ेंगे वो आपको बता देंगे कि दुपट्टा और ओडी पारा के वो होते हैं निमोनिक्स, वो आपने सारा लेके चलना है, ड्यूरेशन, ऑनसेट, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स, वो सारा कुछ। तो वो सारा कुछ लेके चलना है। मैं थोड़ा सा पजल हुआ था उसमें, लेकिन वो एग्जामिनर काफी अच्छा था, उसने मुझे पास कर दिया। उसने मेरे से काउंटर क्वेश्चनिंग की थी, जिसने भी काउंटर क्वेश्चनिंग की थी मैंने उनके आंसर अच्छे दिए थे, इसलिए उन्होंने फिर कोई भी फेल वाला काम नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन था, अब गायनी के 2 थे, गायनी, एक गायनी का होता है एक ओब्स का होता है। गायनी में मुझे इक्लम्सिया की आई थी केस, उसने इक्लम्सिया का मुझसे पूछा था सारा, उसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, इटियोलॉजी, क्या क्या मैनेज करोगे, कैसे करोगे सारा। वो बताते हैं कि आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी में खड़े हो, आपके पास औरत आई है, 34 वीक प्रेग्नेंट है और उसको फिट्स हो रहे हैं, क्या करोगे, तो वो ये पूछते हैं। अच्छा, इसके बाद था एक केस, ब्रेस्ट कैंसर का केस था। ब्रेस्ट कैंसर में ये था कि उन्होंने एक एक्सरे दिया हुआ था ब्रेस्ट का, उसमें ऑरेंज शेप एक ब्रेस्ट था। उसका ये था कि आप अगर पढ़ें, फर्स्ट एड पे लिखे हुए हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा का जो पेज है, उसमें इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में सूट डी ऑरेंज जो है उस तरह का एक वर्ड है, उस तरह का वो सेम ना वो नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे कहा ये क्या है, मैंने बताया कि ऑरेंज शेप ब्रेस्ट है, ये कैसे है, कौन से इसमें होता है, इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डायग्नोज कैसे करोगे, ट्रू कट बायोप्सी, इसका उसका मेन पॉइंट था जो मैंने बोला, उसके 2 नंबर थे। तो इस तरह वो वाला एग्जामिनर बहुत अच्छा था, उसने भी पास कर दिया, ये सारी मैंने उसको बातें बताई। उसके बाद एक था लैब रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन का। लैब रिपोर्ट वो आपको पकड़ाते हैं, वो एग्जामिनर बैठी हुई थी फीमेल, उन्होंने मुझे पकड़ाई वो लैब रिपोर्ट। उस लैब रिपोर्ट में स्पर्म एनालिसिस का उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे स्पर्म एनालिसिस का पूछा कि उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आप लैब रिपोर्ट पकड़ें, आपके पास टाइम है, आप पढ़ें इसको, इसमें क्या फाइंडिंग है। अच्छा, मैंने पढ़ा कि स्पर्म काउंट और एनालिसिस वगैरह बाकी सारा उन्होंने दिया हुआ था। नीचे उन्होंने, मैंने देखा कि स्पर्म काउंट के सामने नील लिखा हुआ था, मोटिलिटी के सामने भी नील लिखा हुआ था। मैं उसी वक्त समझ गया, हालांकि मैंने वो जिंदगी में पहली दफा लैब रिपोर्ट देखी थी, मैंने उससे पहले ये स्पर्म काउंट वाली लैब रिपोर्ट नहीं देखी थी कभी। तो मैंने देख लिया कि इस पेशेंट को स्पर्म है ही नहीं है। तो मुझे फाइंडिंग मिलेगी कि एजोस्पर्मिया है। कहती क्या फाइंडिंग मिली है, सबसे पहले फाइंडिंग पूछते हैं। तो वो हमें पढ़ाया गया था कि आपने कोई भी लैब रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, द पेशेंट प्रेजेंटिंग टू मी विद द नेम, एज एंड द सैंपल टेकिंग। मैं ये सब स्टार्ट करने लगा, वो कहती नहीं नहीं छोड़े, आप फाइंडिंग बताएं डायरेक्ट। अच्छा, तो फाइंडिंग के लिए मैंने बताया कि पेशेंट को एजोस्पर्मिया है। कहती ओके गुड। कहती चलो सपोज करो आपके पास कपल आया है, तो कैसे उन दोनों को काउंसल करोगे, इसके बारे में क्या मैनेजमेंट बताओगे, ये वो। अच्छा, कहती फिर मेल में है तो कौन सा, यानी स्पर्म है जो, कौन सा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, हार्मोन लेवल है जो इसको कंट्रोल कर, हार्मोन लेवल पूछ रही थी। तो मैंने कहा मैम टेस्टोस्टेरोन है। कहती ठीक है ओके गुड। इन सारे जो पूछ रही थी इनके पॉइंट से, तो इस तरह ये वाला भी क्लियर हो गया।
अच्छा, एक स्टेशन था जिसमें उन्होंने चेस्ट एक्सरे दिया हुआ था, पेशेंट को कार्डियोमेगाली थी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था, प्लूरल एफ्यूजन की वजह से वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था मोस्टली। उसमें वो एग्जामिनर थोड़ा तंग कर रही थी, हालांकि हम जवाब भी दे रहे थे, सारे फाइंडिंग भी सारी बता दी थी, लेकिन वो जानबूझ के बच्चों को तंग कर रही थी, सिर्फ ये ओहो तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है, जाओ ये वो इस तरह की बातें कर रही थी, हालांकि पास कर रही थी वो। ये जानबूझ के कुछ एग्जामिनर होते हैं जो तंग करते हैं, जैसे पीड्स वाला मैंडेटरी में और नॉन मैंडेटरी में ईसीजी वाला, ये एक्सरे वाले। फिर एक एक्सरे वाला था, वो था वो अब्डोमेन का एक्सरे था। पेशेंट की तकरीबन 4-5 साल पहले हुई थी अपेंडेक्टोमी वगैरह हुई थी, उसके बाद उसको एडीएस हुई हैं, तो बोवल लूप्स मिले हैं, इस तरह की उसकी फाइंडिंग थी सारी। तो एक तो ये था कि उस एक्सरे के नीचे सिटी लिखा हुआ था, मैंने जाकर उसको बोल दिया कि सिटी है, कहते नहीं गलती की आपने, सिटी है आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा हुआ है, ये एक्सरे ही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वो एक्सरे ही होता है मोस्टली। सिटी जो होता है वो अलग होता है, वो आपने पढ़ के जाना है, सिटी मैंने कैसे फाइंड करना है, एक्सरे मैंने कैसे फाइंड करना है, मैंने तो बस नीचे से देख के गलती की थी, तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। उसके अलावा एक स्टेशन था जिसमें कोलिसिस्टाइटिस की उन्होंने मुझे बताई हुई थी हिस्ट्री। उन्होंने कहा था आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे और ट्रीटमेंट कैसे करोगे। और अगर आपने बचना है ना किसी भी एग्जामिनर के मोस्टली सवालों से, तो वो आपसे पूछे कि आपकी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई है, आपने कहना है नहीं सर मेरी अभी हाउस जॉब स्टार्ट नहीं हुई। अगर अब आप कर भी रहे हो तो आपने कह देना नहीं मैंने अभी जाके करनी है, मैंने छुट्टियां ली हुई थी तो अभी मेरी हाउस जॉब स्टार्ट नहीं हुई। हाउस जॉब स्टार्ट हुई होगी तो आपसे हर तरह का सवाल पूछेगा उस केस के बारे में। कोलिसिस्टेक्टोमी का केस देखोगे कैसे, डायग्नोज कैसे करोगे, ये वो क्लिनिकली वो बात करेगा, बुकिश नॉलेज को वो छोड़ देगा, वो आएगा ही नहीं इसके ऊपर। फिर ईसीजी का एक स्टेशन होता है, हर दफा होता है, और मोस्टली उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन आती है। ईसीजी वाला जो एग्जामिनर था ना, हर एनक्लोजर में सब बच्चे बता रहे थे कि वो तंग कर रहा था जानबूझ के। अब एट्रियल फिब्रिलेशन कितना इजी टॉपिक है, फर्स्ट एड से पढ़ा हुआ था, स्टेप 2 सीके से पढ़ा हुआ था, जगह जगह से पढ़ा हुआ था, सारा कुछ उसको बताया, उसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, ईसीजी भी देखी, एसएस की। एक तो जैसे ही उसने मुझे ईसीजी पकड़ाई, कहता बताओ क्या देखा है। मैंने प्रेजेंट करनी शुरू की, जैसे हमें बताया गया था कि पेशेंट प्रेजेंटिंग टू मी विद ईसीजी, ये वो इस तरह। कहता नहीं नहीं छोड़ छोड़, तू मुझे फाइंडिंग बता। मैंने फाइंडिंग बताई, मैं कहा सर आई एम सस्पेक्टिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। कहता नहीं सस्पेक्टिंग नहीं, प्रॉपर डायग्नोसिस बना। मैंने बताया कि सर एट्रियल फिब्रिलेशन ही है। कहते कैसे बनाया, तो मैंने कहा सर इसमें है कि ये पी वेव नहीं मिल रही हमें। कहते ओके ठीक है, और क्या क्या फाइंडिंग है, और बाकियों में मिल रही है। तो बाकी में प्रॉपर मुझे समझ ही नहीं थी आ रही वहाँ पे, क्योंकि उस ईसीजी इस तरह की थी। खैर वो उसने काफी बेइज्जती की लेकिन पास कर दिया, जवाब में सारे दे रहा था, वो जानबूझ के यानी कि ना बेइज्जत कर रहे थे वो, ये था। उसके अलावा एनजी के बारे में पूछा एक दो स्टेशन पे मेरे से उसने कि एनजी ट्यूब कब डालते हैं, एनजी ट्यूब के फायदे क्या है। एक तो मेडिकेशन देनी है, ओरल फीड करना है, और अगर स्टोमिक का कंटेंट बाहर निकलवाना है तो उसके साथ वो रेजरवायर बैग सा होता है एक यूरिन बैग, वो अटैच कर देते हैं एनजी के साथ, तो वो बाहर आ जाता है सारा। उसके लिए भी एनजी यूज करते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो खुराक खुराक किनारी डलती है वो वाली। अच्छा, ईएनटी में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन था, वो सेप्टम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है तो उसके बाद वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो वाला केस था। वो मैं आपको बुक बताता हूँ, उधर वो लिखा हुआ, वहां से आपने पढ़ लेना सारा। उसमें आगे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सारा कुछ आपने ना वो उसको वहां से पढ़ लेना, वो वही आता है। उसके अलावा ऑफ्थेमोलॉजी का एक केस था, एक स्टेशन था, उसमें उसने केस दिया हुआ था डेक्रियोसिस्टाइटिस का, तो वो आपने पढ़ लेना है। बाकी भी सारे पढ़ लेने हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई एक आता होता है हर दफा। एक स्टेशन था उसमें भी काफी ओल्ड वो ना बाबा सा बैठा हुआ था, और मुझे कहता केस रीड करो। एक पेशेंट की एक हर्निया का ऑपरेट है, उसका पहले भी ऑपरेट हुआ, अब दोबारा रिपेयर होना है, तो आप कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करोगे और क्या क्या करोगे। कहता है चलो बताओ पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करोगे। वो उसका मतलब ये था कि पेशेंट आया ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके लिए क्या क्या करेगा, वो मुझे ये पूछ रहा था डायरेक्ट इसी वर्डिंग में। तो हम पेशेंट को पहले प्रिपेयर करेंगे, ड्रेसिंग, उसके अलावा उसके वो वूंड की क्लीनिंग और ये वो सारा कुछ ना, खुद भी हमने ड्रेसअप होना होता है, ये सारा मैंने बताया। फिर कहता है हर्निया के ऊपर आ गया वो बंदा, हर्निया पे वो पूछने लग पड़ा कि आप मुझे बताओ हर्निया की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे हर्निया हो सकता है, हर्निया का पहला ऑपरेशन उसने कौन सा हुआ है, दूसरा रिपेयर क्यों करना है, रिपेयर में कौन कौन सी ऑपरेशन की टाइप्स होती हैं। अब ये मैं हर्निया का स्टेशन बिल्कुल मैं पढ़ के नहीं था गया, मुझे नहीं था पता हर्निया आना है। मैंने इसको 90% वालों के जवाब दिए, सिर्फ किस बेस पे कि एनआरई पार्ट 1 में मैंने हर्निया को बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ था, सारे वहीं सवालों के जवाब मैं देता गया, और वो चाचा मेरे से खुश था इस हवाले से। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि पार्ट 1 का नॉलेज आपके पास सारा अच्छा होना चाहिए, तो आपका आगे दुनिया में कोई भी एग्जाम नहीं रहता। फिर जो भी मैंने सवालों के जवाब दिए हैं ना, एटीएल फिप का हो गया, ऑफ्थेमोलॉजी का हो गया, ईएनटी, बाकी सबका भी, वो सब पार्ट 1 की नॉलेज पे मैंने दिए हैं। पार्ट 2 के लिए तो सिर्फ मैंने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्रिपेयर की थी बस, वो भी 3 से 4 दफा अपने घर के जो मेल अफराद थे उन्हीं के ऊपर परफॉर्म की है बस, उसके अलावा वो हो गई है। उसके अलावा सारा काउंटर क्वेश्चनिंग थी, तो वो भी होगी सारी इसी तरह पार्ट 1 की बेस पे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपकी पार्ट 1 की नॉलेज बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको अपना तैयारी के लिए बुक बता देता हूँ। पहले तो ये है कि अगर आप चाहें कि अगर हमने खुद ही तैयारी करनी है वो भी ठीक है,
लेकिन अगर किसी टीचर को मेंटोर की आपको ज़रूरत है तो आई वुड रिकमेंड डॉक्टर अली। ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो, मैंने उन्हीं से तैयारी की थी, क्योंकि मैंने पार्ट 1 की तैयारी भी सर से की थी, पार्ट 2 की तैयारी भी मैंने डॉक्टर अली से ही की थी। फोकस्ड ब्रेन उनकी वेबसाइट और उनका चैनल वगैरह है, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे हैं, बाकी यूट्यूब भरी पड़ी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं वीडियोस। तैयारी के लिए जो मैंने बुक यूज़ की थी वो थी जोया की ओसपी बुक जो है ना, वो वाली, उसकी मैं पिक आपको शेयर कर दूंगा। जोया की बुक, अगर आप वही एक बुक ले लें तो उसी में सारे स्टेशन है, वहाँ से रीड कर लें। हिस्ट्री कैसे लेनी वो भी बताया हुआ है उन्होंने। उसके अलावा कंसेंट और काउंसलिंग वगैरह इसका भी कभी कभार स्टेशन आ जाता है, तो वो भी आपने लाजमी पढ़ लेना है। वहाँ से वो सारी बुक एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि पार्ट 2 आता कैसे है। अच्छा, उसके अलावा ये एग्ज़ाम तकरीबन 4 से 5 दिन तक होता है। इस एग्ज़ाम की डेट जैसे हमारी आई है ना, जून में हमारा हुआ एनआरई पार्ट 1, और एनआरई पार्ट 1 के महीना 1 महीने से 1.5 माह तक ये पार्ट 2 हो जाता है। इसका यही पैटर्न है। और ये इसकी डेट आती है, हमारी आई थी 20 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, फिर 25 जुलाई, 26 जुलाई, इस तरह डेट्स आती हैं। 4 दिन इसलिए डेट्स आती हैं, एक दिन में 180 स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम होना होता है। तो अगले वाले स्टूडेंट का फिर अगली डेट पे, उससे अगले स्टूडेंट का फिर अगली डेट पे, ऐसे एग्ज़ाम आता है। तो 10-12 दिन तो होते हैं अप्लाई करने के लिए। जैसे आप अप्लाई कर देते हैं तो कुछ का पहले आ जाता है, कुछ का बाद में आ जाता है। होना ये रावलपिंडी इस्लामाबाद सीएमएच में ही है। जब आप जोया की बुक पे देखोगे कि आपने ये वाला जो टॉपिक है ये फर्स्ट एड से भी पढ़ा हुआ था लेकिन आपको भूल गया, तो आप पहले फर्स्ट एड से उसको सारा रिवाइज करो, फिर जोया की बुक से पढ़ो। इस तरह फर्स्ट स्टेप 1 का नॉलेज भी रिवाइज हो जाएगा सारा, और मेन आपको स्टेप 1 का नॉलेज हेल्प करता है, और हाउस जॉब का नॉलेज भी, क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बात तो है। बाकी आपने एग्जाम के लिए किसी भी तरह की परेशान नहीं होना। जो मैंडेटरी है उसकी आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करके जानी है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, BLS की, CPR की, और पीड्स की। पीड्स नहीं छोड़ना, एक भी टॉपिक आपने पीड्स का छोड़ना नहीं है। पीड्स में हिस्ट्रीज आती हैं, वैक्सीन का स्केड्यूल आता है, ये आपने याद रखनी है। डायरिया, फीवर और फिट्स की हिस्ट्री, इनको आपने फिंगर टिप्स पे रखना है अपनी। और इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते हैं वो। अब हमसे पहले एक दिन मेरे दोस्तों का जो एग्जाम हुआ था उसमें वो आई थी फिट्स की हिस्ट्री। फिट्स की हिस्ट्री में वो चाचा हिस्ट्री लेने के बाद हर बच्चे से यही सवाल कर रहा था, मुझे बताओ आप घर में हो, आपके भाई या बहन को फिट्स हो रहे हैं, कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले मुझे स्टेप बता दो कि आप करोगे क्या जिससे उसके फिट्स रुक जाएं। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिर्फ 2 से 3 बच्चे इसका जवाब दे सके थे कि रेक्टल डायज़ेपाम हमने देना होता है, बच्चे को लगाना होता है जिस तरह भी, तो उससे फिट्स रुक जाते हैं। सिर्फ वो यही सुनना चाह रहा था, मुझे रेक्टल डायज़ेपाम बताओ। अगर आप उसको बता रहे थे ना कि मैं उसका सीन क्लियर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो नहीं नहीं मुझे बता तू करेगा क्या उसको फिट्स रोकने के लिए, क्लिनिकली बता। यानी वो इस तरह की बात पूछ रहा था। एक ना पीड्स वाले होते ही चाचे इस तरह के हैं, ये एक बात पकड़ लेते हैं, उस पे बच्चे को, हर बच्चे को तंग करते हैं, फिर ये जानबूझ के करते हैं। तो आपने इनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने अपनी तैयारी करके जानी है, और आपने पीड्स के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। BLS के लिए CPR आपने 3-4 दफ़ा डमी पे या तकिए वगैरह रख के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, उसमें कुछ नहीं कहता चाचा ऐसे। उसके अलावा जो है सर्जरी की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपने बहुत अच्छे से करके जानी है। मैं अपनी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तकरीबन 10 से 15 दफ़ा करके गया था, और बहुत अच्छी मैंने परफॉर्म की थी वहाँ पे, मुझे पता है। तो किडनीज भी मैंने पल्पेट की, परकस भी की, तो फ्लूइड थ्रिल वगैरह चेक की, मैंने सारा कुछ किया। तो उस बंदे ने कहा ओके गुड आप जा सकते हो, उसने पास कर दिया था, तो मैं काफ़ी थोड़ा रिलैक्स हो गया था। और मोस्टली जो होते हैं ना मैंडेटरी स्टेशन, उससे पहले एक रेस्ट स्टेशन होता है। जब आपने देखना है ना अंदर सर्जरी का मैंडेटरी है, और आपको बाहर आवाज़ भी आ रही होनी है कि वो क्या करवा रहा है अगले पहले बच्चे से, आपने सारा जेहन में बिठा लेना है कि भाई अंदर जाके मैंने जाना है। जब वो मुझे कमांड मिल जाएगी, मैंने पहले इंट्रो करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है, मैं आपके पेट का मुआयना करूंगा। मुआयने के दौरान आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, मसला हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं मुआयना रोक दूंगा। फिर आपने कहना क्या मुझे इजाज़त है, उसने कहना, पेशेंट कहना जी, तो आपने कहना ओके आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपने एक्सपोजर करवाना है, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। ये आपने जेहन में बिठा लेना है सारा, इसको स्किप नहीं करना। और ऊंची आवाज में बोलना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आप ऊंची कॉन्फिडेंस होगे, उन्होंने सिर्फ आपका स्किल और कॉन्फिडेंस चेक करना है। अगर आप कहीं पे डायग्नोसिस गलत भी बना लेते हो तो उसका कोई मसला नहीं है, उसका कोई ऐसा टेंशन नहीं होगी। आपने बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ पता हो उन चीज़ों का। बाकी ये कि नॉन मैंडेटरी वाले टीचर्स आपको वैसे भी पास कर रहे होते हैं एग्जामिनर्स, तो वो खुद भी काफ़ी हेल्प करते हैं। उसकी आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी जितनी आपने मैंडेटरी और पीड्स की टेंशन लेनी है। पीड्स के भी 2 स्टेशन होते हैं। एक स्टेशन में मुझे केस आया था, वो नॉन मैंडेटरी था। केस की मुझे समझ नहीं थी कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, हालांकि मैंने पीठ सारी पढ़ी हुई थी, फर्स्ट एड से भी जितना भी था पीठ का वो पढ़ा हुआ था, लेकिन नहीं मैं बना सका था। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने कहा मुझे ट्रीटमेंट बताओ, ये वो, उसके प्लेटलेट वगैरह कम थे, ब्रूजेस थे बॉडी पे इस तरह, तो किस किस में ब्रूजेस हो सकते हैं इस तरह, उसने मुझे सारा कुछ पूछा। फिर वो खुद ही भी आपसे निकलवा लेते हैं अगर आपको आता हो तो। बाकी ये था कि EPS स्केड्यूल में मैं काफ़ी फंसा था। एक दफ़ा तो उसने मुझे कहा था कि भाई तू फेल है, यानी मुझे रियलाइज़ करवाया था कि क्योंकि
काउंटर क्वेश्चनिंग इतनी हो रही थी, हमें उन्होंने कॉन्क्लोजर के बाहर बताया हुआ था कि आपको आज डायरिया की हिस्ट्री आनी है, लेकिन सबको ईपीआई स्केड्यूल आया हुआ था। तो आपने पूरी तरह उनकी बातों पे भी रिलाई नहीं करना कि सिर्फ यही आना है और कुछ आना ही नहीं है। आपने अपनी तैयारी करके जानी है सारी। तो बाकी ये है कि आपने बुक लेनी है, बुक से लाजमी पढ़ना है। मैंने इसकी तैयारी के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन पढ़ा था पार्ट 2 की तैयारी के लिए, क्योंकि मेरी पार्ट 1 की नॉलेज फ्रेश थी और बिल्कुल यानी ज़हन में मेरे फिंगर टिप्स पे थी बातें। हर्निया वाले को ऐसे जवाब दिया मैंने, ईसीजी वाले को भी ऐसे जवाब दिया, एक्स-रेज़ वालों को भी ऐसे जवाब दिया और गायनी ओब्स, ईएनटी वालों को भी ऐसे ही जवाब दिए मैंने, क्योंकि वो सारे फिंगर टिप्स पे थे मेरे। तो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि आपकी फर्स्ट एड की नॉलेज है या नहीं है स्टेप 1 की। अगर नहीं है तो आप फिर कम से कम 1 माह तो पढ़ो ना सारा स्टेप 2 के लिए भी। तो इस तरह आपने तैयारी करनी है। बाकी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं फ्री होकर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो और भी एनआर एग्ज़ाम के बारे में आपको किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लगा हुआ है। आप मुझे वहाँ पे भी व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पीपल। थैंक्स।